आज हम परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं के विषय में अध्ययन करेंगे कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पिछली कक्षा में परंपरागत राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र का अध्ययन किया कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा को राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में, राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में, राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में अध्ययन किया। परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र के विषय में अध्ययन किया। इसके क्षेत्र के विषय में अनेक विचारकों ने, राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने विचार दिए, जिसमें गार्नर, गैटेल, फ्रेडरिक पोलक ने अपने विचार दिए कि उन्होंने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में किन किन विषयों को शामिल किया, उसके बारे में अध्ययन किया। और 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इसके क्षेत्र में अनेक विषयों को शामिल किया, जैसे राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, समूह, जनमत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन बातों का हमने अध्ययन किया। आज हम परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि परंपरागत राजनीति विज्ञान तर्क, दर्शन एवं कल्पना पर आधारित है, आदर्शात्मक अध्ययन है। परंपरावादी विचारक अधिकांशतः दर्शन शास्त्र से प्रभावित रहे हैं और इनके चिंतन की प्रणाली निगमनात्मक रही है। और हम देखें कि निगमनात्मक जो पद्धति है वो क्या है, तो निगमनात्मक पद्धति में किसी भी एक सिद्धांत को स्वयं सिद्ध रूप में स्थायी रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। इसके पश्चात अन्य सिद्धांतों का परीक्षण उसके माध्यम द्वारा अथवा आधार पर किया जाता है। परीक्षण में इस कसौटी पर शुद्ध उतरने वाले सिद्धांत को आदर्श रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। और इसके जो प्रयोग करने वाले, उसमें प्लेटो सबसे प्रमुख है कि उन्होंने निगमनात्मक पद्धति का सबसे ज़्यादा प्रयोग अपने अध्ययन में किया। इस प्रकार से परंपरावादी राजनीति विज्ञान का प्रारंभ प्लेटो से माना जाता है, जिसमें अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया। प्लेटो ने अपनी पुस्तक में आदर्श राज्य का चित्रण किया। रिपब्लिक प्लेटो की सर्वोत्तम कृति है और इसमें 5 भाग हैं। और उसके अंतर्गत प्लेटो का आदर्श राज्य का जो उन्होंने वर्णन किया, प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया, जिसमें उन्होंने दार्शनिक राजा का शासन की बात की, दार्शनिकों के शासन की बात की, आदर्श राज्य में न्याय की बात की और नागरिकों के 3 वर्ग उन्होंने बताए, शासक वर्ग जिसे दार्शनिक राजा वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इसके अलावा उन्होंने अपने आदर्श राज्य में कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत दिया, शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण की बात कही और आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था की बात भी उन्होंने बताया कि आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था होगी। और प्लेटो का आदर्श राज्य तर्क और कल्पना पर आधारित था। प्लेटो के बाद रोमन विचारक सिसरो में मध्य युग में संत ऑगस्टाइन तथा थॉमस एक्विनास में परंपरावादी राजनीति विज्ञान के दर्शन होते हैं। और संत ऑगस्टाइन ने अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड के माध्यम से पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा संचालित ईश्वरीय राज्य की स्वरूप प्रस्तुत किया। उसी प्रकार देखें तो रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा की धारणा परंपरागत राजनीति विज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है कि रूसो ने सामान्य सिद्धांत, सामान्य इच्छा की धारणा प्रस्तुत की। रूसो के राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व सामान्य इच्छा का सिद्धांत है और उन्होंने इसमें यथार्थ इच्छा व आदर्श इच्छा का भेद किया। और उन्होंने सामान्य इच्छा की अनेक विशेषताएं बताई कि उसमें अखंडता व एकता होती है, कि सामान्य इच्छा अखंड होती है, उसमें एकता होती है, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता, वह अदेय होती है, उसको किसी को प्रदान नहीं किया जा सकता, सामान्य इच्छा सर्वोच्च होती है और वह स्थायी होती है और सामान्य इच्छा लोक कल्याणकारी भावना से प्रेरित होती है और सामान्य इच्छा विवेक पर आधारित होती है और औचित्यपूर्ण होती है। इस प्रकार रूसो ने अपनी सामान्य इच्छा की अनेक बातें बताई।
इसी प्रकार कांट, हीगल और टी.एच. ग्रीन आदि आदर्शवादी विचारकों को भी परंपरागत दृष्टिकोण की विचारधारा में रखा जा सकता है। हीगल ने विश्व के मूल में विश्वात्मा को माना। और देखें तो परंपरावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स, बर्क आदि और हेरोल्ड्सकी आदि कालक्रम की दृष्टि से आधुनिक विचारक भी राजनीतिक विज्ञान की परंपरागत दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो राज्य को नैतिक संस्था मानती है। जो परंपरावादी विचारधारा है वह राज्य को एक नैतिक संस्था मानती है। परंपरावादी राजनीति विज्ञान के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है। और इस दृष्टि से अरस्तु ने ठीक ही कहा है कि राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए ही नहीं अपितु सदजीवन के लिए है। ये राज्य को जीवन का साधन मानते हैं। और देखें तो इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति का आचार शास्त्र से घनिष्ठ संबंध होता है। इस प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान राजनीतिक मूल्यों तथा नैतिकता पर जोर देता है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को नैतिकता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ाना है। ये मूल्य सापेक्ष अध्ययन है और परंपरागत राजनीतिक अध्ययन पद्धति पर बल देता है। जो परंपरागत दृष्टिकोण है वह परंपरागत अध्ययन पद्धतियों पर बल देता है। अब ये परंपरागत अध्ययन पद्धति है ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, दार्शनिक अध्ययन पद्धति, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, कानूनी व संवैधानिक अध्ययन पद्धति को प्रधानता देता है। तो देखें कि दार्शनिक अध्ययन पद्धति क्या है। तो इस पद्धति में तथ्यों के आधार पर कानून या नियम निर्धारित नहीं किए जाते, बल्कि राज्य की पद्धति और उत्पत्ति के संबंध में दार्शनिक एवं काल्पनिक मान्यताएं स्वीकार कर ली जाती हैं। उसके आधार पर ही आदर्श का निर्माण कर वर्तमान स्थितियों की समीक्षा की जाती है। और देखें कि ऐतिहासिक पद्धति, तो परंपरावादी राजनीतिक वैज्ञानिकों ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। उनके अनुसार इतिहास राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है और राजनीतिक संस्थाओं, आदर्शों, सिद्धांतों और समस्याओं की जड़ें इतिहास के पृष्ठों में खोजी जा सकती है। और देखें तो तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, इस पद्धति के अंतर्गत विभिन्न राज्यों की शासन पद्धतियों या राजनीतिक परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसा कि अरस्तु ने विभिन्न देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। इस प्रणाली का प्रथम प्रयोगकर्ता अरस्तु को माना जाता है और मोंटेस्क्यू, डी टाकविले आदि इस पद्धति को अपनाया। अब है कानूनी या संवैधानिक पद्धति। इस पद्धति में राज्य के कानूनी आधार पर बल दिया जाता है और इस पद्धति राज्य को एक कानूनी इकाई मानती है, जिसका कार्य कानून बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना है। यह पद्धति राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन संवैधानिक कानून के परिप्रेक्ष्य में करती है। इस प्रकार से देखा तो जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियों में अंतर्गत इस प्रकार से इनकी अध्ययन पद्धति वर्णनात्मक है। इन्होंने अपने अध्ययन को राज्य, कानून, अधिकार, न्याय तथा संप्रभुता तक सीमित कर दिया है और मुख्यतः यह अध्ययन पश्चात यूरोप के देशों और अमेरिकी राज व्यवस्था तक सीमित रहा है। कौन सा? परंपरावादी राजनीतिक अध्ययन। इस उपागम के मानने वालों ने तृतीय विश्व के जो देश हैं जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के विकासशील राष्ट्रों तथा साम्यवादी व्यवस्था के राजनीतिक अध्ययन को इसे ध्यान नहीं दिया है। अगला देखें तो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के समर्थकों द्वारा पहले राजनीतिक व्यवस्थाओं की कल्पना को रचनात्मक रूप देने का प्रयास किया जाता है। जैसे प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की और उस आदर्श राज्य की शासन व्यवस्था का कार्य दार्शनिक राजा को सौंपा, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। दार्शनिक राजा के लिए रिपब्लिक में विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया है। इसी प्रकार रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया, जिसके बारे में अपन ने अभी अध्ययन की कि रूसो की सामान्य इच्छा की कौन कौन सी विशेषताएं थी। जैसे कि उन्होंने कहा कि सामान्य इच्छा अखंड होगी, एकता होगी, उसमें अधेयता होगी, सर्वोच्च होगी, स्थायी होगी, लोक कल्याणकारी होगी, विवेक पर आधारित होगी और चित्तपूर्ण होगी।
तो इन विभिन्न जो कल्पना की, उनका प्रतिपादन, कल्पना विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। हीगल की विश्व आत्मा आदि कुछ ऐसी धारणा है जिनका महत्व केवल आदर्श के रूप में है। इसके अलावा देखें तो जो परंपरागत राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का बहुत बड़ा भाग दर्शन शास्त्र से अत्यधिक प्रभावित रहा है और यह व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की अवधारणा व मान्यताएं तथा निष्कर्ष इसके प्रतिपादकों के व्यक्तिगत अनुभव एवं दृष्टिकोण से प्रभावित रहे। उदाहरण के लिए देखें तो हार्स, लॉक, रूसो तीनों ने ही मानव स्वभाव पर विचार किया है कि उन्होंने मानव स्वभाव की अलग अलग विशेषताएं बताई है। जैसे देखें कि हार्स ने कहा है कि मानव का स्वभाव क्रूर है, स्वार्थी है, आत्म केंद्रित है, भयग्रस्त प्राणी है, हिंसक है, पाशविक है, पतित है। ये मानव स्वभाव के बारे में हार्स ने बताया। तो और लॉक ने कहा है कि मानव का स्वभाव अच्छा है, पारस्परिक सहयोगी है, शांति प्रिय है, अच्छा है, प्रेम व दया से परिपूर्ण है। और रूसो ने कहा है कि मनुष्य का स्वभाव पशुतुल्य तो है लेकिन वह निष्पाप है, स्वाभाविक रूप से निर्दोष है, आदर्श बराबर बताया है। तो इस प्रकार देखें तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से मानव स्वभाव की व्याख्या की है, किंतु उन्होंने इसकी व्याख्या अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से ही की है। इस प्रकार से आज हमने परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया।